नमस्कार दोस्तों, मैं देव आप सभी का स्वागत करता हूं द इंडिया स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना जिसका शीर्षक है अनाथ लड़की। इस कहानी को मैं आपके लिए 2 पार्ट में ला रहा हूं। आज सुनेंगे हम इस कहानी का पहला पार्ट। तो चलिए इस कहानी का पहला पार्ट सुनते। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बोली, जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी होंगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर कर पाना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरा बाप होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हें घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार में खूब सैर करवाई और कुछ उनकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीजें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते बहुत थक सी गई थी और खामोश भी हो गई। उसने इतनी चीजें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंचते और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा से दबाने से चूचू करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटी की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीजों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा उसे अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उसमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़ियां उसने कभी नहीं देखी होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपने मोहिनी आवाज में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इस पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की मां रुक्मिणी कपड़ों की पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों में लिपट। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा, मानो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी।
वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ, वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी बेटी हो। रोहिणी ने उनकी मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहाँ रहा करोगे? सेठ जी ने उनके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, लेकिन हाँ, वहां से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी ही चीज होती है। रुक्मिणी अभी इस सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर तवाजो करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उनके कदमों से रोशन होगा, लेकिन आज जब वह शुभ दिन संजोग से आया तो वह उसके काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मोड़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं को किसी तरह न रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे में घंटों और नगाड़ों की आवाजें आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज में कहा, बाई जी, अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ ना हो। मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊंगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूंगा। उसके लिए आप कोई फिक्र मत करो। मैंने उसका वजीफा बांध दिया है और वह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उनके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले गए तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय में गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सज धज आंखों में खूबी जाती थी। उस्तानियों ने उसे बारी बारी प्यार किया। उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज को आश्चर्य से देखती और ललचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की न रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया में शैश बोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जवान एक दम के लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। एक महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास जी ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपये रवाना किए। बेचारी विधवा को उसकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियां एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती। लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते। उनका आगमन उनकी पसंद था और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उनमें एक एकाग्रता थी जो ऊंचे विचारों से पैदा होती है। स्त्रियोचित आकर्षक की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जा रही थी।